नमस्कार, सियासत की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज दिन भर की खबरों को सरल शब्द में आपके सामने विश्लेषण के तौर पर मैं रखूंगा बिना किसी एड ब्रेक के। सियासत की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव की। क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में जाएंगे? 2024 में समाजवादी पार्टी और अंबेडकरवादी मोर्चा बनेगा। इसके बाद बात होगी योगी आदित्यनाथ की टीम में इस बार कौन कौन है, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने डिप्टी सीएम हैं, सब कुछ आज ही आपको मैं बताऊंगा। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन, इस पर भी करेंगे बात। आम आदमी पार्टी के स्पेशल के 8 जो हैं, स्पेशल 8, उस पर भी चर्चा होगी। छोटे राज्यों में बड़ा खेला कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन कैसे? आखिर में बात होगी विवादों में हिजाब, कौन कर रहा है माहौल खराब। तो सबसे पहले मैं आप शुरुआत करूंगा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में थे। यहां उन्होंने 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें कही। 2024 में अंबेडकरवादियों और समाजवादियों को साथ आना होगा। जिस वक्त अखिलेश यादव ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा कि मायावती की बीजेपी से अघोषित गठबंधन है। कश्मीर फाइल से लेकर योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण तक अखिलेश यादव ने तमाम सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से दिए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसके बाद करेंगे विश्लेषण। मुझे खुशी है ये सवाल आप पूछ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अगर जातिवादी करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची अगर जाति के हिसाब से दे तो वो कहते हैं ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीटें घोषित कर दे तो बोलते ये जातिवादी लोग हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है, जातिवादी किसको कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की सूची अगर देखोगे तो आप पाओगे किनको उसमें। अगर यही हमारे अगर गिने जा रहे हैं समाजवादियों के, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने भी गिन के बताने चाहिए कि वो उन्होंने किसको टिकट दिया। और कई जगह सुनने में आया है कि जहाँ माफिया लोगों को जिताना है वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ा रही। सर तय हो गया कि यहाँ एमएलए रहेंगे या एमपी? ये सवाल, क्योंकि आप भी आजमगढ़ के पत्रकार हो, ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या करूँ मैं? सर हम लोग क्या सांसद रहे हैं आप? हम लोग तो वही है सांसद आप रहेंगे। अच्छा, मैंने कभी सभी अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच ये बात रखी, और क्योंकि निर्णय होने से पहले, निर्णय करने से पहले कम से कम इन लोगों की भी राय सामने आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के हित में और पार्टी के हित में जो होगा वो फैसला होगा। अच्छा सर, ओम प्रकाश जी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया, लेकिन फिर भी चर्चाएं जारी हैं। होली के दिन बीजेपी के लोगों ने इस तरह का काम किया है, तो कहा जाता ना कि बुरा न मानो होली। इसलिए बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं। और आप अगर अपने सीनियर जर्नलिस्टों से पूछोगे तो जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही थी वो बीजेपी के कुछ लोग जाने माने थे, वो फैला रहे थे अफवाह। लेकिन ओम प्रकाश जी का जो रिकॉर्ड रहा, ट्रैक रिकॉर्ड, वो कभी टिकते नहीं जगह है। तो लेकिन कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, इस बात के लिए आपको बधाई देनी चाहिए। तो सर 2024 का चुनाव साथ में लड़ेंगे दोनों मिलकर? आने वाले समय में जितने भी गठबंधन हमारे साथी हैं, सब साथ रहेंगे। अच्छा, और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर वर्ग को और जोड़ें। इस बार हम लोगों ने जोड़ा, हर वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया। आने वाले समय में और हम लोग जोड़ करके कम से कम पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट कैसे और बढ़े, आगे ले जाएंगे। तो आपने देखा कितने बेबाकी से सवालों के जवाब दे रहे थे अखिलेश यादव। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ब्रजेश पांडे मौजूद हैं, लखनऊ से मेरे साथ उमेश पाठक मौजूद हैं, साथ साथ किशोर रावत भी जुड़ेंगे देहरादून से। तो सबसे पहले उमेश, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। चुनावों में हार हुई, लेकिन आत्मविश्वास पे कमी नहीं आई है। लगता है लाइन में कोई दिक्कत है। ब्रजेश, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आत्मविश्वास में कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है आत्मविश्वास में कमी, और एकदम कॉन्फिडेंट पोस्चर था अखिलेश यादव का।
और एक चीज़ स्पष्ट है कि वो इस बात से ज़रूर दुखी थे कि सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बात से भी वो उत्साहित दिखे कि कम से कम उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा, और वही कॉन्फिडेंस आपको उनकी जवाबों में भी झलक रहा है। ये बेहद दिलचस्प होगा जान कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्या वो संसद की राह लेते हैं और करहल की सीट छोड़ते हैं, या वो एक जुझारू नेता साबित होते हैं और वो 24 की भी लड़ाई यहाँ से लड़ते हैं और 27 की लड़ाई के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, इन्होंने बोला कि अंबेडकरवादी और समाजवादियों को साथ आना होगा। मायावती की जो राजनीति का जो स्रोत है वो अंबेडकरवादी विचारधारा है। अंबेडकरवादी 50 और 60 के दशक में महाराष्ट्र में बड़े मजबूत होते थे। उसके बाद काशीराम का बामसेफ और पंजाब से जो यात्रा शुरू हुई अपने मुकाम पर पहुंची उत्तर प्रदेश जब मायावती मुख्यमंत्री बनी। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जितने भी बाकी दलित नेता हैं या दलित पार्टियां हैं, जो दलित सेंटिमेंट है, क्योंकि दलित वोट ही टूटा है, बहुत बड़ा झटका लगा है मायावती को, वो कहीं ना कहीं उसका तालमेल समाजवादियों के साथ होना चाहिए। तभी ये अंबेडकरवादी शब्द का इस्तेमाल हुआ, बसपा नहीं किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ इस चुनाव का जो आप एनालिसिस करें डेटा के हिसाब से, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि पहली बार चाहे जितनी बुरी हालत रही हो, बीएसपी लगभग 20-22% के करीब वोट लाती है। शायद ये पहली बार होगा कि बीएसपी 12 से 13% वोट शेयर पे सिमट के रह गई है। ये भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, और एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मुझे लगता है ये बाकी अन्य नेता, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो या बाकी अन्य दलित नेताओं को अप्रोच कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिससे कि वो आए और एक जो इनका कास्ट कोalition है वो और एक्सपैंड हो। क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है कि वो चाहे यादव माइनस ओबीसी हो या दलित हो, इनमें से बहुत ज़्यादा बड़े तबका का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है, और जब तक इस तरह के कास्ट कोalition वो स्टिच नहीं कर पाते तब तक प्रदेश में सरकार अपने दम पे बना पाना इनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। पर आपको लगता है कि अंबेडकरवादी ताकतें इतनी मजबूत हैं क्या उत्तर प्रदेश में कि वो वोट का इंजेक्शन लग जाएगा समाजवादी पार्टी में? क्योंकि अपने आप में अंबेडकरवादी पार्टियां भी अपना जिसे कह सकते हैं वजूद नहीं बचा पाई हैं महाराष्ट्र में। वहाँ भी जो दलित समुदाय, क्योंकि एक तो होता नहीं है, कई सारे समुदाय हैं, वो भी बिखरे हुए हैं। वो भी कुछ शिवसेना के पास हैं, कुछ एनसीपी के पास हैं, अधिकतर भाजपा के पास हैं। देखिए एक एन ब्लॉक वोट के तौर पर नहीं रहे हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में आप देखिए दलितों की काफ़ी संख्या है, काफ़ी सीटों पर उनका प्रभाव है। ऐसा माना जा रहा था कि जब मायावती शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस किया तो लगभग स्वीप कर जाएंगे, काफ़ी अच्छी संख्या में सीट उनको मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो एक चीज़ क्लियर है कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दें तो एक एन ब्लॉक वोट डालना, जैसे आप ट्रांसफरेबल वोट पहले उत्तर प्रदेश, यदि आप पुरानी कई सरकारों के गठन को देखेंगे तो मायावती का जो सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि अपने वोट बैंक को दूसरी पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर करा पाना। ये एक बहुत उनके लिए पॉलिटिकली पोटेंट एंगल था। लेकिन अब वो धीरे धीरे सारे मिथक टूट रहे हैं, जमाना बदल रहा है। अब लोगों को लगता है कि हम अंधे होकर एक पार्टी की तरफ वोट देते हैं, या हम अंधे होकर या हम आंखें खोलकर एक नई पार्टी और नए एस्पिरेशन की तरफ वोट देते हैं। ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। और बीजेपी लगातार 2013 से 14 से जब से वो पावर में आए हैं, वो लगातार दलित वोट बैंक पे काम कर रहे हैं और उसकी उनको सफलता दिख रही है। यहीं पर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम करना होगा, उसमें से एक महिलाओं के बीच अपनी छवि सुधारना, और दूसरी कि दलितों के अंदर भी कि समाजवादी पार्टी उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है और उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी। ये इस इमेज पे भी उनको काम करना होगा। इसी से जुड़ा सवाल, उमेश आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी आवाज़ मिल रही है, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है, इनको अब अंबेडकर की याद आ रही है, अखिलेश यादव जी को, और अंबेडकराइट पॉलिटिक्स की भी याद आ रही है। आपको लगता है कि जो यादव मुसलमान समीकरण जो बना था उसमें जब ये अंबेडकराइट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दलित को तो सबसे ज़्यादा गांव में डर डोमिनेंट कास्ट से लगता है। उसकी लड़ाई तो ऊंची जातियों से कम है, उसकी लड़ाई तो ज़्यादा जिनको हम अंग्रेजी में डोमिनेंट कास्ट या बोलते हैं या दबंग जातियाँ बोलते हैं उनसे ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि इस तरीके से तालमेल हो पाएगा? देखिए तालमेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती के बीच में इतनी दूरी बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाए, जिस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मायावती या उनकी पार्टी के नज़रिया भी काफ़ी सॉफ्ट दिखाई पड़ा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी है
न सिर्फ जो खाद्यान्न योजना, बाकी तमाम स्कीमों के तहत जहाँ पर वो दलित जातियों के बीच में, समाज के बीच में जहाँ पर गए, वहाँ पर उनको फ़ायदा मिला है। कई सारे समीकरण हैं जिसके चलते फ़ायदा आया है। जहाँ तक बात की जाए, जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव कई छोटी पार्टियाँ जो कि जातिगत राजनीति करती हैं और ख़ास करके दलित और ओबीसी की पॉलिटिक्स करती हैं, उनको अपने साथ ला सकते हैं। और उनका खास करके जो अम्बेडकरवाद की बात है, तो अम्बेडकरवादी वोटर से उनका मतलब है। उनका ये मानना है कि अगर ये वोट बैंक जिस तरीके से स्विफ्ट हुआ है या जिस तरीके से टर्नआउट हुआ है बीएसपी से, तो ऐसे में अगर कुछ उनके पास आ जाता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की कोर टीम की बैठक हो चुकी है। हालांकि वो अपने जो विधायकों की मीटिंग है उसको अगले हफ्ते वो रखेंगे, लेकिन उसमें तय ये साफ हो चुका है कि जो करहल की सीट है, करहल की सीट समाजवादी पार्टी छोड़ देगी, यानी अखिलेश यादव वहाँ से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या उमेश भैया, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि तो ऐसे वो लोकसभा जाना। उमेश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ब्रिजेश, जब हम बात करते हैं अंबेडकर की राजनीति की, तो अंबेडकर की राजनीति में सीधे सीधे जिसे कहते हैं कि दलितों का हित बीच में आता है। और अंबेडकर का ये मानना था कि हमारा जो नए लोकतंत्र का ढांचा है उसमें हमने राजनीति को आगे रखा और जो सामाजिक लोकतंत्र वो कहीं ना कहीं पीछे फिसल गया। ऐसे में जब अखिलेश यादव चुनाव हारने के बाद अंबेडकर की राजनीति को याद करते हैं, और अंबेडकर की राजनीति आजकल सबको याद आ रही है। भगवंत मान के पीछे अंबेडकर थे, गांधी जी उसमें डिस्प्लेस हो गए। अभी क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी की एक फ़ोटो आई थी, मैंने देखी ट्विटर पे, उसमें भी अंबेडकर थे। तो अंबेडकर की गुहार लगाने वाले नए और पहले नेता तो है नहीं। मुझे लगता है तकलीफ के वक्त याद आ रही है उन्हें। तो आपको लगता है कि जो काम संघ कर चुका है दलित समुदाय के साथ, क्योंकि मायावती के पास केवल 13% वोट है, आपको लगता है कि जुड़ाव हो पाएगा? क्योंकि जो काम हुआ है संघ का, वो गांव में तालाब को लेके, उनकी भगवानों की मूर्तियां मंदिरों में रखने से लेके एक सामाजिक स्तर पे हुआ है। और ये केवल बात कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर। याद होगा आपको, चुनाव के दिन आप ही ने मुझसे बोला था कि आप कोई पॉलिटिकल नहीं हो सकता, सोशल पॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ और कार्तिकेय समझिए कि जैसे जब आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि जब मायावती आई और मायावती के बाद जब इलेक्टोरल सक्सेस बीएसपी टेस्ट करने लगी, तो जो आपके अंदर जो पावर, जो रिसर्जेंस और जो अपना असर्शन था, वो तभी आता है जब आपके पास पॉलिटिकल पावर होता है। बिना पॉलिटिकल पावर के कोई भी असर्शन नहीं होता। आप कितने भी सोशल गैदरिंग कर लें, आज की डेट में अखिलेश यादव किसी भी तरह की बात कर ले, आप पावर से बाहर हैं तो आप पावर से बाहर हैं। और जब आप पावर में, तो मायावती के साथ साथ दलित समुदाय ने भी पावर को टेस्ट किया, लंबे समय तक टेस्ट किया, और चीज़ें बदली। वो एक सॉर्ट आफ्टर पार्टी बनी। और उसके बाद जब पावर से हटना चालू हुआ, तो 2012 से लेके 2022 तक लगातार वो पावर से बाहर रहे। और अब धीरे धीरे उनके वोटर्स को भी समझ में आ रहा है कि अब हम एक अंधभक्त नहीं हो सकते, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो प्रोवाइड करा रहा है वो बीजेपी प्रोवाइड करा रही है। 2014 से देख लीजिए 2022 तक, पिछले 8 सालों में बीजेपी ने लगातार उनके बाबा साहब अम्बेडकर के का अप्रोप्रिएशन हो, चाहे जहां जहां वो पैदा हुए, जहां जहां वो पढ़े, जितने माइलस्टोन से उनको म्यूजियम में कन्वर्ट करना, लंदन में मध्य प्रदेश में, आप दिल्ली में देखिए ले मेरिडियन के ठीक बगल अम्बेडकर वो बना, जहां पे भाजपा ने 2 बार अपनी अम्बेडकर भवन बना, जहां पे नेशनल एग्जीक्यूटिव किए। और लगातार अपने एमपीज और एमएलएस को बोलना, मिनिस्टर्स को बोलना कि इनके घर जाओ। तो बीजेपी भी लगातार पॉलिटिकल लेवल पे, संघ सोशल लेवल पे, बीजेपी पॉलिटिकल लेवल पे अप्रोप्रिएशन का काम कर रही। उसके मुकाबले में ये अच्छी सोच हो सकती है अखिलेश यादव की, लेकिन वो कितना कर पाएंगे अभी देखना, अभी बहुत संदिग्ध है वो। उमेश, आखिरी सवाल आपसे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। दलित राजनीति सम्मान की राजनीति होती है, उनकी जो दृष्टि होती है उसमें सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो जाति प्रथा है वो सबसे पहले दलितों के सम्मान पे हमला करती है। तो आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव का जो जातीय समीकरण है वो क्या उनकी सम्मान की राजनीति को शामिल कर पाएगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व ने दलितों की सम्मान की राजनीति को अपने अंदर समाया है?
देखिए, मुझे नहीं लगता अखिलेश इसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस दौरान मायावती की एक मूर्ति को तोड़ दिया गया था और इसके बाद बीएसपी की तरफ से सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था उस 5 सालों के दौरान, चाहे वो लखनऊ की बात की जाए, अन्य जिलों की बात की जाए। और आपको याद होगा कि जब भी नेता जी यानी मुलायम सिंह यादव हर बार ये बयान देते थे कि जब वो आएंगे तो वो पार्कों को ढहा देंगे, वहाँ पर बुलडोजर चलेंगे। लेकिन आप देखिए, जो आप कह रहे थे स्वाभिमान की बात और जो समानता की बात कर रहे थे और सम्मान की बात कर रहे थे, मायावती ने जितने भी पार्क या स्मारक बनवाए हैं उसको कहीं न कहीं दलित स्वाभिमान से जोड़ा है, चाहे वो दलित प्रेरणा केंद्र हो, सामाजिक परिवर्तन स्थल हो, दलित चेतना केंद्र हो, वो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करती हैं। और आपने देखा होगा कि कभी भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी राजा भैया से, लेकिन राजा भैया के खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई की उससे भी दलित समाज में एक मैसेज गया। और ख़ास करके ये भी कहा जाता है कि जब अखिलेश की या समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो सबसे ज़्यादा शोषण जो होता है वो दलितों का होता है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि सम्मान से, दलितों के सम्मान को अपने साथ ला सकते हैं, उनके स्वाभिमान को अपने साथ ला सकते हैं। ये मायावती का मैजिक है कि जितने भी उन्होंने चौराहे से लेकर के पार्क और स्मारक बनाए हैं सबको दलित स्वाभिमान से जोड़ा है, महापुरुषों को जो सम्मान उन्होंने दिया है। तो कम से कम इस मामले में अगर बात की जाए तो अगर स्वाभिमान की बात करेंगे तो जो जितने भी दलित हैं वो मायावती के साथ जाएंगे, लेकिन वो अखिलेश के साथ बिल्कुल भी जाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उनके चाहे स्मारक की बात की जाए, जब यहाँ लखनऊ में स्मारक है, नोएडा में स्मारक है, वहाँ जो फव्वारे लगे हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं अम्बेडकरवादी लोग या बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग या मायावती के समर्थक, वो बाकायदे वहाँ पर पानी पीते हैं और उसको गंगा जल कहते हैं। तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि सम्मान और स्वाभिमान को कनेक्ट कर पाएंगे अखिलेश यादव। जी उमेश, और आइए अब हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की टीम में इस बार किसे मौका मिलेगा, किसका पत्ता साफ होगा और किसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बढ़िया मलाईदार पोर्टफोलियो मिलेंगे। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, केशव मौर्य को कौन रिप्लेस करेगा अगर वो रिप्लेस हो रहे हैं, दिनेश शर्मा का क्या होगा। राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला हर शख्स जानना चाहता है कि कैबिनेट गठन का मूल आधार क्या होगा। जब से नतीजे आए हैं तब से कई नाम हवा में तैर रहे हैं, मंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक। इसमें भी अधिक दिलचस्प मामला उत्तराखंड में है, जहां पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारकर ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनका नाम आज राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने देहरादून में जाके पार्टी के सामने रख दिया, बता दिया। लेकिन मोटी बात यह है इस पूरे के पूरे उसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने पुराने, जिनको कहते हैं युद्ध के सेनापतियों को बदला नहीं। चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, इन लोगों को बदला नहीं है। तो माना यही जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी रूपरेखा वैसे ही रहेगी, पर लगता यह है कि मैसेज जाएगा कि उनके कमंडल में मंडल समाहित हो चुका है। तो ब्रजेश, आपको लगता है पूरे घर के बदले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, या चुन चुन के मैसेज देने के लिए सामाजिक चेतना के हिसाब से, सामाजिक जिसे कहते हैं समीकरण के हिसाब से मंत्री पद बांटे जाएंगे, जिसमें जैसे कि भारतीय जनता बार बार कहती है कि ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन और ये वो लोग रहे जिनसे ये काम कराएंगे। देखिए, 2022 का चुनाव हो गया है, नई सरकार बन गई है, अब सारा निशाना होगा 2024 में उत्तर प्रदेश का। तो बीजेपी एक ऐसी कास्ट कोalition का मैसेज देना चाहेगी कि आपसे हमने वोट लिया, वो आपको रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि कल स्वतंत्र देव सिंह, जो बीजेपी के अभी राष्ट्रीय स्टेट के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा कि कैसे जो लोग हार गए उनकी हार नहीं है और अब वो चाहते हैं कि वो लोग समाज में जाएं, पार्टी के पदों पे काम करें और समाज के उत्थान के लिए काम करें। अब ये बेहद दिलचस्प है कि क्या ये मैसेज या ये चिट्ठी केशव प्रसाद मौर्य पे भी लागू होती है या नहीं होती। क्या केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनते हैं, नहीं बनते, क्योंकि अब नए कई जैसे असीम अरुण हैं, राजेश्वर सिंह हैं, ब्रिजेश पाठक जीतने के बाद कद बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे नाम, नए नाम हैं जिनको बीजेपी निश्चित तौर पर देगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कास्ट के भी हैं और साथ में उनकी एक इमेज भी है कि ये डूअर हैं और उन्होंने करके दिया। जैसे राजेश्वर सिंह की छवि है कि उन्होंने 2G और तमाम बड़े बड़े घोटालों की जांच की और कोई कितना भी पावरफुल रहा हो उसको
जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसके पहले उत्तर प्रदेश में उनकी इनकाउंटर कॉप की वो सिचुएशन थी, असीम अरुण अपनी जाति और एडीजी और के तौर पे वो रहे हैं। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशनल निश्चित तौर पे होंगे। बेहद इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य की वापसी, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते, या वो संगठन में शिफ्ट होते हैं। बाकी बदले तो कई लोग जाएंगे, बदले कई लोग जाएंगे। उमेश, क्या आपके हिसाब से लखनऊ में क्या पक रहा है, या लखनऊ की जो खीर है वो दिल्ली में पक रही है, या आपको लगता है कि खीर नहीं खिचड़ी बन जाएगी ये? नहीं, देखिए दोनों जगह पक रही है, और पक तो गोरखपुर में भी रही है, क्योंकि 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और वहाँ पर मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई, तो लोगों से चर्चा हुई कि नहीं, मनाने और जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और उसके पहले जो उनकी कोर कमेटी होती है वो एक प्रस्ताव बना करके देती है, उसमें चीज़ें जुड़ती भी, चीज़ें कटती भी हैं। अभी की अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इस समय लखनऊ में ही है, यहाँ पर होली के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके तो यही लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, और हो सकता है पॉलिटिशियन है तो इस तरह के संकेत देना चाह रहे हों। लेकिन जो पार्टी के सूत्र हैं उनका कहना है कि वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। इसके अलावा दूसरा डिप्टी सीएम जो है उसके नाम को लेकर के बेबी रानी मौर्य से लेकर के तमाम और लोगों की बात हो रही है, जिसमें ब्रजेश पाठक का नाम शामिल है। ये बात तो सही है कि स्वतंत्र देव सिंह एक बार फिर मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। असीम अरुण को भी मंत्रालय देने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा राजेश्वर सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, दयाशंकर भी शामिल होंगे। महिलाओं की भी तादाद रहेगी अच्छी खासी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा 11 क्योंकि मंत्री इनके हार चुके हैं, तो ऐसे में इनके पास काफ़ी स्पेस है। और ख़ास करके बात तो की जाती है कि अनुभव की बात की जाए, उपयोगिता की बात की जाए, कार्य क्षमता की बात की जाए, लेकिन पृष्ठभूमि उसमें भी कहीं न कहीं जाति रहेगी, क्षेत्रीय संतुलन रहेगा और पावर बैलेंस रहेगा। और शायद यही वजह है कि पहले एक तारीख की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जो है 25 तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लगना है। और दिल्ली और केंद्रीय नेतृत्व, वहाँ दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व और लखनऊ के नेतृत्व, इसके बीच में अब बात भी होनी है इस बात को लेकर के। यानी जो खीर है वो लंबी पक रही है, जिसे कहते हैं सिम में पक रही है, हल्की आंच में पक रही है। अब किसकी कटोरी में खीर और किसकी कटोरी में खिचड़ी आएगी ये तो 25 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आज राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने देहरादून जाकर पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। वो चुनाव हारे तो जरूर, लेकिन पद उनसे दूर नहीं गया। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनाते हैं। मैं उत्तरधामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास। लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर उत्तरधामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है। लगता है नया ट्रेंड हो गया है। मतलब आप चुनाव हार जाते हैं लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब ममता हारी वो मुख्यमंत्री बनी, धामी हारे वो मुख्यमंत्री बने। धामी को क्यों चुना गया दोबारा इस पद के लिए? देखिए, धामी को इसलिए चुना गया, धामी के नाम की चर्चा, जैसे बीजेपी में बहुत सारे लोग इस चीज़ का बहुत प्लेजर लेते हैं कि पत्रकार जो हैं वो बीजेपी में कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा इसको गेस नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि धामी के नाम को लेकर ये पिछले 4-5 दिनों से चर्चा थी कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जिसके कमान में चुनाव जीता गया उसको ही हम इस बार भी प्रदेश की कमान दे। वो हार और जीत को एक हार और जीत में सीमित नहीं करना चाहते। ये इसे आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के हिसाब से कह सकते हैं कि कई बार जो आर्गुमेंट मुझे सूट करता है हम उसी हिसाब से आपको जवाब दे रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि यदि आप धामी के अलावा किसी और को बनाते हैं तो बीजेपी में फैक्शनिज्म और लॉबिंग बहुत ज़बरदस्त है, और वो नहीं चाहते कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वाली घटना की पुनरावृत्ति हो, जिसमें वो कहें कि नहीं साहब हमारा कोई एक्सेस नहीं है, हमारे को कोई सुनता नहीं, और मुख्यमंत्री बनाने के 1.5-2 साल के अंदर ही फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस दिल्ली के दरबार में पहुंचे। और धामी का अभी तक का, हालांकि बड़ा ही संक्षिप्त कार्यकाल रहा है, लेकिन अभी तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने बहुत ही सूझबूझ का और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का उन्होंने को दिखाया है। और बीजेपी का मतलब जो जहां तक मेरी जानकारी, बीजेपी का मानना है कि ये एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होगा और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। उमेश, पुष्कर सिंह धामी को मौका मिला है दोबारा, लेकिन उत्तराखंड की जो उसकी राजनीतिक उसका इतिहास है उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि यहाँ किसी एक व्यक्ति को पूरा टर्म मिलना बड़ी मुश्किल बात है।
मतलब लोहे के चने चबाना है। तो आपको लगता है कि धामी साहब पूरे 5 साल इस बार कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, इसको तो नहीं कहा जा सकता उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हैं वहाँ पर किस तरीके से जो समन्वय है उसकी कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, लोग एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय नेतृत्व ने पहले भी भापा था, और जिस तरीके से उन्होंने बाद में काम किया, और काम करने के बाद अगर कहा जाए चुनाव हार गए, तो अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ से जितने बड़े नेता हैं उनका ज़्यादातर लोगों का यही हाल हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी के रहे हों या बीजेपी के रहे हों। तो ऐसे में एक बार केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर अपना भरोसा जताया है। मीनाक्षी लेखी और राजनाथ सिंह ने बकायदे वहाँ पर पहुँच करके और सारे नेताओं से बात करने के बाद इस चीज़ का फैसला लिया है कि पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया जाएगा, और कोऑर्डिनेशन भी बनाने की बात वहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सिर्फ उनके सहारे नहीं है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व भी एक बॉन्डिंग की तरह काम करेगा। लेकिन जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब तो शायद ही कोई दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता भी नहीं दे सकते हैं कि वो पूरे 5 साल तक सीएम बने रहेंगे या नहीं। जी, और आइए अब हम बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में जिसे कहते हैं कि एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो बांटे। उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने 27 पोर्टफोलियो अपने पास रखे, जिसमें गृह मंत्रालय है। शायद वो इस देश के सबसे सशक्त मुख्यमंत्री हैं जिसने 27 पोर्टफोलियो, 27 मंत्रियों के विभाग अपने पास रखे हैं, बाकी उन्होंने बांट दिए हैं। तो मैं कहूँगा कि पहले तो भगवंत मान बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, जो 5 लोगों को नामांकित किया गया है राज्यसभा के लिए, उसमें से 2 लोगों के नाम को लेकर विवाद हो गया है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि इन लोगों को राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विवाद नाम अनाउंस होते यानी घोषित होते ही शुरू हो गया, क्योंकि उसमें से एक सज्जन, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आप जिसे कहते हैं कि चलाने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी उन्हीं की है। तो जिस तरीके से दिल्ली के राज्यसभा, आपको याद होगा जब दिल्ली से 3 राज्यसभा भेजे गए थे, उस वक्त भी विवाद हुआ था। तब आम आदमी पार्टी पे आरोप लग गया था कि आपने बोला था कि जनता की सरकार है, और आपने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर को राज्यसभा भेज दिया। तो पहले हम उन लोगों की बाइट सुनते हैं जो राज्यसभा जिन लोगों को भेजा गया। स्पोर्ट्स मैंने सारी ज़िंदगी खेला है जी, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं चाहूँगा कि मेरे जो यूथ है उनको साथ स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाए, ताकि स्पोर्ट्स जो है वो आगे आए, और साथ ही जो हमारा पंजाब का यूथ है वो स्पोर्ट्स में पंजाब का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। पंजाब की जनता ने मैंडेट दिए हर तरह का फैसला करने के लिए आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के सवालों का उस विरोधी विपक्ष को जिसका नामो निशान मिटा दिया पंजाब की जनता ने, कृपा करके वो हमसे ना पूछें। हमसे पंजाब के इश्यूज की बात जो है वो आप पूछें। विरोधी धीर इस सारी की सारी मिल के भी इस पोजीशन में नहीं है कि एक भी राज्यसभा मेंबर चुन सके। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ साथ नहीं देंगे। मैंने एक चिट्ठी लिखी है भगवंत मान जी के नाम पर। अभी मैंने उनको लिखा है कि कृपया आप लोगों ने हमेशा पंजाबियत की बात की है, और इतना बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला है, 92 लोग चुनकर आए हैं, तो आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते थे। आपका ये कर्तव्य बनता है कि पंजाब के लोगों को, बहुत से ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से और बुद्धिजीव हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उनको राज्यसभा में मौका देना चाहिए। ये आज मुख्यमंत्री का मैं समझता हूँ पहला इम्तिहान है कि वो पंजाब और पंजाबियत के साथ खड़े होते हैं, या फिर बाहरी राज्यों के साथ जो पहले होता आया है
उसी प्रकार का वो काम करें। और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, एक चीज़ बताइए कि किसी भी पार्टी को स्वतंत्रता होती है और पहली बार नहीं कि धनपशु राज्यसभा जा रहे हैं, हर पार्टी से जाते हैं और कई बार तो इंडस्ट्रियलिस्ट और कई ऐसे लोग जिनका राजनीति से रास्ता नहीं होता वो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियों से जिसे कहते हैं कि एमएलए जुटा के वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं और ऐसे कई सौ मैंने पार्लियामेंट में देखे हैं जो पहुंचे हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप मैनेज करते हैं वोट। तो मुझे बताइए कि इस बार आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं जिनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उसको लेके इतना विवाद क्यों हो गया? देखिए, विवाद इसलिए हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त अपना कार्यकाल जो है वो जस्ट अभी शुरू ही हुआ है और विपक्षी पार्टियों के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाली दल ने तो ये कार्ड खेल दिया है कि पंथक नेता यानी कोई सिख पंथ से जुड़ा व्यक्ति राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया। लेकिन इस सवाल का जवाब उनको पहले खुद भी ढूंढना चाहिए कि उन्होंने कितने पंथक नेताओं को, ऐसे सिख धर्म से जुड़े नेताओं को राज्यसभा भेजा है। तो ये पहले मैं चाहूंगा आप बताएं दर्शकों को कि ये 5 लोग कौन हैं, पहले इनका इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, हरभजन सिंह के बारे में तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हरभजन सिंह नामी क्रिकेटर हैं और कांग्रेस हो, अकाली दल हो, बीजेपी के भी 2 विधायक हैं इस वक्त पंजाब विधानसभा में। सब कह रहे हैं कि हरभजन सिंह पंजाब का प्राइड है, उनको भेजा जा रहा है, उस पर कोई ऐतराज नहीं है। और हरभजन सिंह को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लाने का एक वादा है आम आदमी पार्टी की सरकार का। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जब लाई जाएगी और पंजाब के जितने इंस्टीट्यूट हैं जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उसको यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा तो उसकी जो बागडोर है वो भी हरभजन सिंह को दी जा सकती है, ऐसी जानकारी है। तो उनके नाम पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद आ जाइए राघव चड्ढा। राघव चड्ढा थिंक टैंक कर रहे हैं, पंजाब में काफी उन्होंने काम किया, पूरा पंजाब इलेक्शन उन्होंने संभाला, शायद इस वजह से उनको ये इनाम दिया गया है। सबसे युवा चेहरे बनकर वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर विपक्ष को ऐतराज है। विपक्ष कह रहा है कि वो दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं। इससे पहले जब राघव चड्ढा यहाँ पंजाब में आते थे, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तब भी उस बात को बुनाने की कोशिश की गई कि राघव चड्ढा तो दिल्ली के नेता हैं, वो पंजाब के नेताओं को क्यों नहीं बोलने देते, पंजाब की राजनीति की बात हो रही है तो पंजाब के नेता सामने आए। तो इस वजह से राघव चड्ढा के नाम पर ऐतराज जताया जा रहा है, लेकिन ये ऐतराज सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही है। इसके अलावा आलोक मित्तल हैं जो कि एक बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उसके मालिक हैं और उनके नाम को लेकर भी ऐतराज तो नहीं है क्योंकि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो वर्ल्ड नॉन यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व से वहां पर छात्र आकर पढ़ते हैं। लेकिन ये कई ऐसी बातें हो रही हैं, जैसा कि हमने दिल्ली चुनाव में देखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो उद्योगपति हैं जो कि पार्टी को फंडिंग कर सकते हैं, पार्टी के इलेक्शन के लिए खर्चा कर सकते हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। कुछ ऐसे ही आरोप यहां पर भी लग रहे हैं। इसके अलावा संजीव अरोड़ा की अगर हम बात करें तो वो भी लुधियाना के एक बड़े बिजनेसमैन है। हालांकि उन्होंने काफी समाज सेवा की है। उनके माता पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और अभी तक करीब 200 लोगों का वो कैंसर का मुफ्त इलाज करवा चुके हैं और काफी समाज सेवा के कामों में जुड़े रहते हैं। और कोरोना के टाइम में भी हमने देखा था कि लुधियाना और पूरे पंजाब में कई जगहों पर उन्होंने दवाइयां, पीपी किट बांटी, खाने के लंगर लगाए, तो उस नाम पर भी शायद किसी को ऐतराज नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ऐतराज जताया जा रहा है वो प्रोफेसर पाठक जो कि आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं और पूरी स्ट्रेटेजी एक तरह से कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की तमाम चुनावों की बनाते हैं। तो उनके नाम पर सबसे बड़ा ऐतराज है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना कर्जा यानी जो चुनाव में जो उनकी रणनीतिकार रहे हैं उनसे जो मदद ली है वो उतारने के लिए यहाँ पर उनके लिए रास्ता खोला है। और इसी बात पर पंजाब के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आज हावी रहे। हालांकि अमन अरोड़ा की बातों से आपको लग गया होगा, जो कि सीनियर एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष है ही नहीं हमारे सामने, तो कुछ भी बोलते रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी को फिलहाल कोई फर्क इन विपक्षी पार्टियों की बातों से नहीं पड़ा है। ब्रिजेश, आपको नहीं लगता ये आरोप थोड़े हल्के हैं? क्योंकि अभी जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल आप देख लें वो किसी ना किसी राज्य से किसी को भेज देते हैं। आप देखिए केसी वेणुगोपाल कहां से राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग राज्यसभा में किस राज्य से, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आसाम से भेजा गया था। मतलब ये तो कोई केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों, ये तो
चली आ रही निरंतर प्रक्रिया है जिसमें राज्यसभा एक वक्त लिए बदनामी, मतलब लोग ये कहते थे कि राज्यसभा में पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स अपने जो उनके अपने बंदे होते थे उनको आप भेजते थे जिससे आपकी वहाँ पे शेर है और आपके अगेंस्ट ना जाए। देखिए ये इस तरह के विवाद का कोई मतलब नहीं है। और यदि चाहे वो डॉक्टर पाठक हो जो IIT के प्रोफेसर हो या राघव चड्ढा हो, यदि आम आदमी पार्टी जिसके पास नंबर है और वो वहाँ से उसको भेजना चाहती है तो वो पूरी तरह से वेल विद इन इट्स राइट है कि वो भेज सकती है। और ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप जब एक्सपेंशन मोड में होते हैं तो आप हवे से और उससे चीज़ें नहीं चलती। अब पब्लिक डिस्कोर्स के लिए एक अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो आज से पहले 50 बार ना किया गया हो। मोहित, मुझे एक चीज़ बताइए, ये आम आदमी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये हार्ड पंथिक पॉलिटिक्स करते हैं। वो पंथिक पॉलिटिक्स तो जो कहते हैं कि ना उनको वोट मिला, वो वहाँ हार भी गए द्वाबा में, मांझा में, और अब खुद वही पॉलिटिक्स कर रही है अकाली दल, जिसको लेके कह रही थी कि बड़ा खतरा है और पंजाब में खतरा हो जाएगा आम आदमी पार्टी के आने के बाद। काम आप वही कर रहे हैं जिसके आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कार्तिक। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पूरा कैंपेन अकाली दल का इसी बात पर रहा कि जी हम पंजाब की एकमात्र पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलती है, कांग्रेस दिल्ली से चलती है, बीजेपी दिल्ली से चलती है और हम पर लोग भरोसा करें। और इसी वजह से अब वही कार्ड खेलने की कोशिश है। पंजाब और पंजाबियत एक इमोशन है। पंजाब के लोग चाहते हैं कि पंजाब के लोग आगे आए, पंजाब से जुड़े लोगों की बात हो, वही पंजाबियत का कार्ड खेलने की कोशिश है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल ने, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही आरोप लगाए थे कि वो ही राज करेंगे पंजाब के ऊपर, पंजाब की सरकार वही चलाएंगे, उस बात को भी खारिज कर दिया लोगों ने और दिल खोलकर वोट किया आम आदमी पार्टी को। अब वही राज्यसभा जो नॉमिनेशंस हैं उसको लेकर भी यही आरोप लगाया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो लगता नहीं है कि जनता को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अगर डॉक्टर पाठक को भेजा जा रहा है तो उनको पंजाब के लिए अलग रणनीति के तहत भेजा जा रहा है। वो एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वो एक जानकार हैं, IIT के प्रोफेसर हैं, तो वो जब राज्यसभा पहुंचेंगे तो पंजाब के हितों की अच्छे से बात करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पंथक कार्ड अगर खेलने की अकाली दल कोशिश कर रहा है तो उसको पहले ही पंजाब की जनता, उनका जो पंथक वोट बैंक है वो खारिज कर चुका है। और यहां तक कि अकाल तख्त के जत्थेदार भी ये कह चुके हैं कि शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब की पार्टी है, सिखों की पार्टी है, उसका हारना पंजाब के लिए सही नहीं है। लेकिन उस बयान से भी कोई पंजाब की राजनीति में खास फर्क नहीं पड़ा है। जी, अकाली हार गए लेकिन बार बार पंथिक मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो पंजाब में हुई है वो पंजाब तक रुकने नहीं वाली, वो है आम आदमी पार्टी का एक्सपेंशन, यानी दायरा बढ़ना। वो दिल्ली से निकलकर पंजाब में स्थापित हो गई है। अब इस साल चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी है और कहते हैं कि जो पंजाब की राजनीति है उसका ज़्यादा असर हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ता है। वहाँ शादियाँ भी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के कारण आना जाना भी होता है और पंजाब की पॉलिटिक्स का जो दमखम है वो हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को इंचार्ज बनाया है और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने उनसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब में मिली प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब अन्य चुनावी राज्यों की ओर भी रुख कर रही है। बात करें हिमाचल की तो पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हिमाचल की सभी 68 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मेरे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल में चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन जी हैं। क्या पंजाब के बाद अब पूरा आसपास का पड़ोसी राज्य जो होगा हिमाचल, वहाँ भी तैयारी? देखिएगा, पंजाब से हिमाचल की 18 विधानसभा टच करती हैं और 40 विधानसभाओं पर पंजाब का डायरेक्ट असर होता है। तो लोग कह रहे थे कि पंजाब का जो भी है वो हिमाचल पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं 3 दिन से हिमाचल में था तो लग रहा है कि हिमाचल में असर आ चुका है और हिमाचल की जनता कह रही है कि इस बारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हटाने की आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी को लाने की जरूरत है। आज कुछ कांग्रेस के लोगों ने ज्वाइन भी किया है। हाँ, यूथ कांग्रेस के कई सारे वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया है और जितने भी लोग हैं एक्टिव लोग हैं और उन्होंने हिमाचल से आके दिल्ली में ज्वाइन किया। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जितने भी अच्छे लोग दूसरी पार्टियों में सफोकेटेड महसूस करें, अच्छे लोग, अच्छे मैं दोबारा से कहता हूँ, खराबों को नहीं बुला रहा मैं, अच्छे लोग हैं वो सब हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि दिल्ली मॉडल आपका पंजाब में चला, क्या हिमाचल के लिए एक्सी को रोड मैप है या वही मॉडल आप वहाँ भी पेश करेंगे? देखिए, दिल्ली मॉडल अब पंजाब मॉडल भी है, दोनों के दोनों हिमाचल में भी लेके जाएंगे और हिमाचल की कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स अपनी भी हैं उनको भी मुद्दा उठाएंगे। 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल भगवान दोनों जाएंगे मंडी, उसको लेकर क्या तैयारी? हाँ जी, मंडी जा रहे हैं, देखना कि अब कितनी बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करें। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी तक 2 राज्य, बात करूँ दिल्ली की, पंजाबी, दोनों कांग्रेस से छीने हैं आपने, पहली बार सीधी आपकी टक्कर जो अब बीजेपी से? नहीं, बीजेपी को हराने का मंत्र हमारे पास ही है। दिल्ली में हमने बीजेपी को
कैसे हराया आपने देखा होगा ना। पहले उनकी 32 सीटें आई थी 3 साल, जो अब 2013 के अंदर 32 से उनको कम करके हम 5-6 सीटों पे ले आए हैं। जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी काफ़ी आश्वस्त दिखाई पड़ रही है हिमाचल प्रदेश को लेके। पंजाब में जो उनका रास्ता था कठिन था, पहली बार बड़ा हाइप था, लोग कहते थे कि आपका शोर है, कांग्रेस का जोर है, लेकिन बाद में क्या हो गया कि आपका भी शोर रहा, कांग्रेस कमज़ोर हो गई और आम आदमी पार्टी का स्वीप हो गया पंजाब में। तो आपको लगता है कि एक झटके में कई सारे जगह खाते खोल पाएगी आम आदमी पार्टी, या जैसे पंजाब की कहानी रहेगी, यानी पहली बार अपनी जिसे कहते हैं प्रेजेंस फील कराई और दूसरी बार पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही है? बिल्कुल कार्तिकेय, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाहे हम बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर पहली बार में जो है पूर्ण बहुमत नहीं आया था, लेकिन दूसरी बार प्रचंड बहुमत आया था। ऐसा ही पंजाब में देखने को मिला, 2017 में सिर्फ 20 सीटें आई थी, लेकिन इस बार देखें तो 92 सीटें। अब हिमाचल प्रदेश के लिए स्ट्रैटेजी ये बनाई गई है, क्योंकि हिमाचल और पंजाब के बीच में लोग जो हैं वो कल्चर और सोशली बहुत जुड़े हुए हैं, लोगों के व्यापारिक संबंध भी। और बात करें भौगोलिक स्थिति की भी, तो पंजाब और हिमाचल की 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ जो 40 सीटें हैं वहाँ पर पंजाब का असर जो है वो देखने को मिलता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि 2024 तक जिन भी राज्यों में चुनाव है वहाँ पर वो अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए, और साथ ही क्षेत्रीय पार्टी से बढ़कर आगे राष्ट्रीय पार्टी बने। और खासतौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस जिस तरह से निर्बल पड़ती जा रही है उसको रिप्लेस करें। आप देखिए दिल्ली की जो सत्ता है वो कांग्रेस से ली थी आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में कांग्रेस को उन्होंने पीछे किया। तो ऐसे में कोशिश ये है, और आज भी 9 राज्य जो हैं उनमें प्रभारी और संगठन को मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की पूरी तरफ से कोशिश है। आज भी देखें तो कांग्रेस के जो यूथ अध्यक्ष हैं मनीष ठाकुर, उनको शामिल किया। और 6 अप्रैल को आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय आपने जैन साहब से बात की, कुछ ऑन रिकॉर्ड होती है, पत्रकार ऑफ रिकॉर्ड भी बहुत करता है। जैसे उन्होंने केजरीवाल ने बोला था कि भाई मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मुझे अस्पताल बनाना आता है, इस लाइन को पकड़ ली थी केजरीवाल ने पंजाब में, मुझे स्कूल बनाने आते हैं। तो इनकी कैंपेन लाइन क्या होगी, क्या सोच रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में? ऐसे ही नहीं है कि किसी का राजनीतिक खाता किसी राज्य में खुल जाता है। पिछली बार भी जब आम आदमी पार्टी आई थी तो ड्रग्स के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी पोजीशन ली थी। वो चिट्टा वाला जो मामला था उस पर भी बड़े खुलकर आम आदमी पार्टी ने बोला था। तो कुछ बताया उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में मामला क्या है, पैर कैसे पसारेंगे? बिल्कुल कार्तिकेय, मैंने सतीन जैन से जो कि चुनाव प्रभारी भी हैं उनसे बात की थी कि आप जब पंजाब में गए तो आपने दिल्ली का मॉडल पेश किया, तो क्या आपने हिमाचल के लिए कुछ अलग से तैयारी की है? तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया और ये ऑन रिकॉर्ड दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सिर्फ दिल्ली मॉडल है, लेकिन जब तक हिमाचल में चुनाव होंगे तो हमारे सामने जो है पंजाब मॉडल भी होगा। हम इतना काम जो है पंजाब में कर चुके होंगे कि जो हिमाचल के लोगों से हम वोट मांगेंगे तो दिल्ली और पंजाब दोनों मॉडलों को सामने रख के वोट मांगेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक देखें तो पंजाब के जो हिमाचल है वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बीच टक्कर होती है, वहाँ तीसरे दल की जगह है। आपको याद हो तो 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस एक बनी थी जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी, हालांकि आगे बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई। तो आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपनी ज़मीन देखती है, एक तो तीसरे दल के तौर पर, और तो जो दूसरा आम आदमी पार्टी का टारगेट ये है कि अब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी रिप्लेस करे और 24 तक जब चुनाव होंगे लोकसभा के तो एनडीए के सामने अगर विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा होगा तो वो आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल का हो। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। और जो 9 राज्य हैं जिनमें 2024 तक इलेक्शन होने हैं उनके लिए संगठन को मजबूत करने की तैयारी अभी शुरू कर दी है। जहाँ तक आपने बात की हिमाचल की, तो हिमाचल में 6 अप्रैल को भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है वो मंडी लोकसभा के अंदर जाएंगे और वहाँ पर एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं, एक बड़ा जो है जनसभा करने वाले हैं। और वहाँ से एक आधिकारिक जो शुरुआत है वो वहाँ से हो जाएगी। उससे पहले जो टीम है आम आदमी पार्टी की वो वहाँ पहुँची हुई है, देख रही है किन मुद्दों को उठाया जाए और किन मुद्दों पर जनता को अपनी तरफ से जो है वो अट्रैक्ट कर पाएँ। और कुल मिलाकर देखें अभी भी तो युवाओं पर खासकर जो है वो जोर आम आदमी पार्टी दे रही है। कार्तिकेय जी, आप बने रहिए। बड़ी आपने ज़बरदस्त खबर दी। मतलब जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेके आई थी बाई इलेक्शन में वो तो कोमा में पड़ी हुई है, और यहाँ जो 2 मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, आप बता रहे हैं कि वो मंडी
क्षेत्र में बाकायदा रोड शो करेंगे। ब्रजेश, जितेंद्र ने एक बात बोली कि दिल्ली मॉडल और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए पंजाब मॉडल, लेकिन इनके जो पितामह हैं वो है केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। पहली बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रही है, दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रही है। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापित किया जा रहा था तब गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाती थी। आपको लग रहा है कि धीरे 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 एक झटके में नहीं, जो 2013-14 में गलती कर दी थी, अंतोगत्ता केजरीवाल को उसी जगह पुश किया जा रहा है? देखिए 2013-14 में भी उसे मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत बार पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब तक आप उस रास्ते को नहीं पकड़ते, जब तक आप अपने को टेस्ट नहीं करते, आपको आइडिया नहीं रहता कि आप कितना सफल होंगे और कितने असफल होंगे। वो एक बहुत ही सही टैक्टिकल वो एक डेविड वर्सेस गोलायत नैरेटिव बनाने में उस लड़ाई ने बहुत मदद की। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि यार कुछ भी है, हिम्मत है बंदे में। तो एक जो नैरेटिव की हम हार जीत से ऊपर उठ के लड़ेंगे, और वो एक्सपेंशन जिस हिसाब से करने की सोच रहे थे उस हिसाब से एक्सपेंशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक बहुत बड़ा संगठन हो, जो भाजपा के पास है। लेकिन जो अभी के एक्सपेंशन हो रहा है उसमें आप देखिए, आपको याद होगा 2021 में जब चुनाव हार गए थे बायपोल्स, तो सीधे 10 रुपए की कटौती हुई थी पेट्रोल में। तो लोगों ने माना था कि चुनाव अच्छे हैं और चुनाव में हार उससे भी अच्छी है, वरना तब तक ये नैरेटिव दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि ये पेट्रोल कंपनियों के हाथ में है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहां पर एक स्पेस, बहुत क्लियर स्पेस है, और उस स्पेस को एक्सप्लॉइट कर पाने की स्थिति में आज आम आदमी पार्टी सबसे एडवांटेजियस पोजीशन पे है। और इसीलिए आप इस स्थिति को हम पंजाब से या दिल्ली से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक फ्लेजलिंग पार्टी थी जो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही थी। अब आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में उसकी सरकार है, और हिमाचल, जैसा जितेंद्र बोल रहे थे, वो कल्चरली और सोशली और इकोनॉमिकली बड़ा इंटरलिंक्ड है। तो जिस तरह से पंजाब की स्वीप है, उसकी 100% आपको उसकी एको हिमाचल में भी सुनाई देगी। जितेंद्र, आप ही की बात पे एक तरीके से मोहर लगा रहे थे। ब्रजेश कह रहे थे कि जो पंजाब में होगा उसका आगाज़, उसका असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए आपको स्थानीय नेता तो चाहिए होंगे। जिस तरीके से भगवंत मान, या उससे 2014 में जिस तरीके से सिविल सोसाइटी के समाज से बड़े बड़े नामचीन चेहरे उठाए गए थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ बड़े सोशल वर्कर्स थे, वो लोकसभा पहुँचे थे। उसमें से कई लोग बाद में बाकायदा चुनाव भी जीत गए थे। तो जितेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर आपको मेरी आवाज़, क्योंकि आपका वीडियो लिंक टूटा है, मैं मानता हूं कि आप में ऑडियो लिंक है हमारे आपके बीच में, स्थानीय चेहरे कौन से हैं, अगर इसके बारे में सत्येंद्र ने आपको बताया, जो हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व करेंगे आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल कार्तिकेय, एक बात आपको इस पार्टी के बारे में खास बताऊं, ये किसी को भी एंट्री नहीं देती है। पहले ये कार्तिकेय, एक बात आपको इस पार्टी के बारे में खास बताऊं, ये किसी को भी एंट्री नहीं देती है। पहले ये सर्वे कराती है, ये देखती है कि इस आद व्यक्ति के हमारे साथ जुड़ने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या विवादित है या क्या है, पूरा बाकायदा एक उनके सर्वेज होते हैं, उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। और बात करें, जैसे आपने कहा स्थानीय नेता चाहिए होंगे, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही मैं खड़ा हूँ। यही की अगर बात करूँ तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से 24 लोगों को ज्वाइन कराया गया। ये लोग कौन हैं? ये लोग वहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो स्टेट के हेड हैं मनीष ठाकुर, वो उनके साथ में लोग थे जो कि बीडीओ थे, ग्राम पंचायत के सदस्य थे, तमाम ऐसे नेता थे जिनको आज आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन कराया। सतीश जैन ने कहा कि तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोशल फिगर है, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी हालांकि पार्टी बहुत जल्दीबाजी में नहीं है कि सबको ज्वाइन करा ले, लेकिन बाकायदा उनके फीडबैक लिए जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि उनकी सोशली छवि क्या है, और वो सिर्फ क्या उनसे पार्टी को आने से फ़ायदा होगा, क्या वोट में कन्वर्ट होगा उनका आना, पार्टी को फ़ायदे नुकसान क्या होंगे, तमाम इन चीज़ों को जानने के बाद ही पार्टी में जो है उनकी एंट्री होगी। लेकिन वहाँ का बात करें तो हिमाचल की धरती पर आम आदमी पार्टी की जो टीम है, जो नेता हैं, वो उतर चुके हैं और साफ तौर पर वहाँ पर लगातार सर्वेस किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि आप देख लीजिए सभी 68 सीटों पे पार्टी लड़ने की बात कर रही है, तो ऐसे में जो जादुई आंकड़ा है वो 35 का चाहिए होगा। तो अब आम आदमी पार्टी ये देखना चाहती है कि पहली बार की कोशिश में क्या वो जादुई आंकड़े छू पाएंगी, कौन कौन से वो कारक हैं, तत्व हैं या फिर लोग हैं जिन्हें शामिल करने से पार्टी अपने उस लक्ष्य को अचीव कर सकती है। तो इसको लेकर मंथन जो है वो चल रहा है। कार्तिकेय, जो विजय शिक्षक बताइए, जो राजनीतिक कसरत होती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसे शवासन में कर रही है, और जो आम आदमी पार्टी है
जो राजनीतिक कसरत है वो एकदम लंबी रेस के घोड़े की तरह कर रही है। यानी हर चीज़ अपने हिसाब से, सर्वे, 24/7 पॉलिटिक्स, एक रोड शो करना तो भगवंत मान को साथ ले जाना। तो एक तरीके से बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से सारे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए अब राजनीति अभी तक तो ऐसी ही होती आई थी, और आप यदि जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस यदि शवासन में नहीं होती, तो आप देखिए जैसे इसका उदाहरण आप बीजेपी से लीजिए कि जिस दिन उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, 4 राज्यों के नतीजे आए, अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक रोड शो किया। हार जीत एक अलग चीज़ होती है, और हारने और जीतने का मादा दिखाना या लड़ने का मादा दिखाना वो एक अलग चीज़ होती है। वो फाइटिंग स्पिरिट अरविंद केजरीवाल पहले चुनाव में, जिसमें 32 सीट के करीब आई थी और बीजेपी ने दोबारा चुनाव करा, उसके बाद से आप कोई ऐसा स्टेट देख लीजिए, हारे चाहे जीते, वो एक अलग मसला है, लेकिन आप इस चीज़ पे फॉल्ट नहीं कर सकते कि जो लड़ने का मादा अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं, और उसमें कहीं कोई आप कमी फॉल्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आप देखिए, गोवा में ऑलरेडी आम आदमी की प्रेजेंस हो चुकी है, हिमाचल में वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि जो पंजाब में जिस तरह की प्रचंड बहुमत उनको जिस तरह का मिला है, उसका स्पिलओवर ना केवल हिमाचल में होगा, बल्कि आप देखिए ऑलरेडी हरियाणा में बातचीत होने लगी है। अशोक खेमका ज्वाइन कर चुके हैं। हरियाणा में बहुत बीजेपी और कांग्रेस के नेता और या विधायक मंत्री बात करने लगे हैं, आम आदमी पार्टी एज ए रिसर्जेंट फोर्स, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा थोड़ा इंटरलिंक्ड है। तो ऐसी बहुत जगहों पर आम आदमी पार्टी को पंजाब की जीत के बाद एक बहुत मदद मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब एक फुल फ्लेजेड स्टेट आपके अंडर में आता है, तो अब आप कांग्रेस वाले कहें कि नहीं स्कूल नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, बीजेपी वाले कहें कि वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है जनता उस मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार कर रही है। तो इस हिसाब से जो केजरीवाल का एफर्ट है वो निश्चित तौर पर बहुत जुझारू एफर्ट है, और इस चीज़ में आज तक कभी कम से कम आम आदमी पार्टी ने कोई कमी नहीं दिखाई है। और आइए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे जो हमने चर्चा की उससे एक चीज़ बहुत साफ है कि पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का निशाना हिमाचल प्रदेश में है और गुजरात पे भी होगा। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की पूरी एक्सरसाइज चल रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी का खाता अगर गुजरात में भी खुलता है हिमाचल प्रदेश के साथ साथ, तो इसमें चौंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो होमवर्क है आम आदमी पार्टी वो बड़े हिसाब से कर रही है, सर्वे करा रही है, कैंडिडेट्स को देख रही है। वहीं जो पार्टी का अस्तित्व रखती है विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी, जिसका वोट बैंक 30% से ऊपर है, जैसा कि मैंने कहा कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्सरसाइज शवासन में कर रही है, यानी अभी भी उसके नेतृत्व का विवाद खत्म नहीं हुआ है। आइए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ और हिंदी बेल्ट में फैल गया। आज अलीगढ़ के छात्रों ने हिजाब के समर्थन में यात्रा निकाली। हिजाब समर्थकों ने संविधान जिंदाबाद, आर्टिकल 21 जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन को सही ठहराया, जिसके बाद भी विवाद थमा नहीं है। हिजाब समर्थकों का एक तर्क है कि ये ठीक नहीं हुआ। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इससे संबंधित हम बाइट सुनते हैं। ये जो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पे जो वार्डिक्ट आया और कर्नाटक गवर्नमेंट जो गंदी राजनीति कर रहा है उसके खिलाफ हमने निकाला। कर्नाटक हाईकोर्ट की वार्डिक्ट जो है उससे हम खुशी नहीं है, और इस तमाम चीज़ों को लेकर आज हमने एक प्रोटेस्ट निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की संविधान आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 हमें इस बात की इजाज़त देते हैं हम अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करो। 21 की इजाज़त हमें देते हम कैसे कपड़ा पहने, वो चीज़ हमारे इंडिविजुअल का एक अधिकार है। मगर जिस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया, हम समझते हुए एक फैसला था, न्याय नहीं था, तो इसके खिलाफ आज हमने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। और ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया, जिसपे हम एक रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कुछ डिमांड के साथ की, जल्द से जल्द हमारी जो माइनॉरिटीज़ की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये गंदी राजनीति हो रहा है, हिजाब पहन के नहीं दिया सकता है, पंडित तिलक लगा के स्कूल जा सकता है, सिख पगड़ी लगा के जा सकता है, मगर एक मुसलमान और लड़की हिजाब पहन के नहीं जा सकता है, जो कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 की वायलेशन है। इसके अलावा हमने प्रोटेक्शन का प्रेसिडेंट को डिमांड किया है कि इस पर जल्द से जल्द माइनॉरिटीज़ की जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाए, जल्द से जल्द उनसे निवेदन किया है। आइए सीधे हम सुंदर के पास चलते हैं। सुंदर, एक चीज़ बताइए, हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए, अगर कोर्ट की बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई ऐसा पहला प्रोटेस्ट नहीं है। इससे पूर्व में भी तमाम ऐसे प्रोटेस्ट सामने आते रहे हैं, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हमेशा विरोध की राजनीति करते रहे। कर्नाटक हिजाब मामला धीरे धीरे अलीगढ़ में पहुंचा है। अलीगढ़ में जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र कहते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है
वो मान्य नहीं है, क्योंकि जहां एक रिलीजन यानी बुर्के को पहनने को लेकर बात हो, हिजाब को पहनने को लेकर बात हो, टोपी को पहनने को लेकर बात हो, उस पर वो निर्णय लगाते हैं। तो इस तरीके की बातें हम मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा है, उसमें मांग की है कि जिस तरीके से कोर्ट का डिसीजन आया है वो एक राजनीतिक डिसीजन है, कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है। अगर कोर्ट का डिसीजन होता तो वो समाज के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया होता। तो छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारे, तमाम ऐसे नारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में लगाए, जिससे राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, सुंदर। एक चीज़ देखिए तस्वीर में ब्रजेश, कि इस पूरी तस्वीर में एक औरत मुझे दिखाई दे रही है और जितने आदमी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब को लेकर। मतलब मैं तस्वीर देखिए, आप तस्वीर देखिए, एक औरत बीच में सिंबॉलिकली खड़ी है और जितने आदमी हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनमें से तो कोई हिजाब पहनने वाला नहीं है। नहीं, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये देखिए विजुअल, आप सारे आदमी हैं, कोई औरत नहीं है इसमें। इसी तरह का मसला है कि जैसे जब महिलाओं को लेकर कोई कमेटी होती है तो उसमें कई बार आप पाते हैं कि 10 मेंबर में से 1 या 2 महिलाएं और बाकी 8 पुरुष हैं, और वो महिलाओं की क्या मांगे हैं, क्या स्थिति, उस पर ये तो सब पुरुष दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये तो हास्यास्पद प्रोटेस्ट है। मुझे इसे कहने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। अब मुझे एक चीज बताइए सुंदर, कि मतलब मामला है महिलाओं का है और प्रोटेस्ट कर रहा है आदमी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब छात्रों से इस बात पे बात की गई कि आखिर ये महिलाओं के हक और हुकूक की बात है, लेकिन आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ की जो पढ़ने वाली छात्रा है अब्दुल अगल्स कॉलेज की, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा एकमात्र अभी हॉस्टल खुले नहीं है, तो इस वजह से छात्राएं जो अपने घर पर हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। जो हमारे पास जो यहाँ थी अवेलेबल, वो छात्राएं यहाँ पर आई हैं, लेकिन पूरे प्रोटेस्ट में देखा जाए तो एकमात्र छात्रा थी जो प्रोटेस्ट के लिए सामने आई थी, और बाकी छात्राएं सब बाहर से बातें कर रही थी। इस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जो बात उठाई जा रही है वो लड़कियों के हिजाब को लेकर उठाई जा रही है, लेकिन प्रोटेस्ट में कहीं भी लड़कियां नजर नहीं आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन समय की कमी है, प्रोग्राम अंत करना। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरा घंटा भर दिया, मेरे साथ रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि सियासत की बात में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, यानी उसकी जो बेसिक इस्लाम की जो प्रैक्टिसेस हैं उसका हिस्सा नहीं है। तो इस तरह की प्रोटेस्ट केवल एक चीज़ दर्शाती है कि कुछ लोग, कुछ छात्र संगठन या कुछ छात्र संगठन में राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तस्वीर को देखें तो केवल आदमी ही नज़र आ रहा है, इसमें कोई औरत नहीं है। और दूसरी बात ये, कोर्ट अपना फैसला दे चुका है और फैसला ये है कि जो कवरिंग है, जिसको हिजाब बोला जाता है हिंदी में, वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो हम आपको दिखा रहे थे आज तमाम बड़ी खबरें पूरे देश से। आम आदमी पार्टी, योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक से चला विवाद आज अलीगढ़ पहुंच गया है। तो ये था हमारा सियासत की बात का आज का खास एडिशन। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा प्रसारण।